हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम आज अगला नया चैप्टर परमाणु के बाद शुरू करेंगे, नाभिक। चैप्टर का नाम है अपने नाभिक। तो प्यारे बच्चों, ये नाभिक जो चैप्टर है, इसके बारे में पहले अपन ने परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया था? रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो अगर उसे एक परमाणु माने, क्रिकेट का बहुत बड़ा ग्राउंड जैसे दिखाया गया है, इसे यदि परमाणु माने तो इसके केंद्र पर बैठी एक छोटी सी मक्खी, इसके केंद्र पर बैठी एक छोटी सी मक्खी जो है वो नाभिक है। मतलब आप समझ रहे हो कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मैदान, उसके केंद्र पर अगर एक मक्खी बैठी हो, उतना ही नाभिक होता है अगर देखें तो। मतलब मैदान कितना बड़ा, उसकी तुलना में केंद्र पर बैठी हुई मक्खी होती है, इतना सा नाभिक होता है। तो आप सोचिए, जो परमाणु हमें दिखता नहीं है खुली आंखों से, तो उसका नाभिक कितना छोटा होगा। अपन ने देखा परमाणु का आकार, ये भी अपन ने पढ़ा था कि परमाणु का जो आकार है, सुनेगा, परमाणु का आकार है परमाणु आकार जो है किस कोटि का है? 10⁻⁻10 मीटर कोटि का है। और नाभिक का जो आकार है प्यारे बच्चों सुनिएगा, नाभिक का आकार वो है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का। तो निश्चित रूप से हमने बताया था कि इन दोनों में कितने गुने का फर्क है? 10⁵5 गुना। और 10⁵5 गुना मेरे हिसाब से लगभग 1,00,000 गुना का फर्क है। मतलब परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा होता है नाभिक, 1,00,000 गुना। तो वही बात इस नाभिक की कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो है यही अपना क्या है? नाभिक है। प्यारे बच्चों सुनिएगा, इतना सा छोटा सा नाभिक है। अब इस नाभिक के अंदर रहता कौन है, रह कौन सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का जो स्वर्णपन्नी प्रयोग था जिसमें अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया था, उससे रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो नाभिक की खोज या नाभिक के बारे में बताने वाले सर्वप्रथम कौन थे भाई? तो रदरफोर्ड साहब थे। क्लियर? तो इनके प्रयोग में क्या हुआ सुनेगा कि अल्फा कण जो है उसको 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देकर जब नाभिक के पास भेजा, तो कुछ कण टकरा के वापस आ गए। इससे लगा कि भाई केंद्र पे कुछ धनात्मक कण हैं। तो परमाणु का सारा द्रव्यमान वो धनात्मक आवेश केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहा गया। प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये दिख रहा होगा। तो परमाणु का सारा द्रव्यमान जो है वो धनात्मक आवेश है। वो आवेश केंद्र पर, एक छोटे से केंद्र पर, ये लिख सकते हो, एक छोटे से केंद्र पर केंद्रित रहता है। और उस छोटे से केंद्र को ही क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस नाभिक के बारे में पढ़ना है। इस नाभिक के अंदर बेसिकली है कौन कौन? तो इस नाभिक के अंदर एक तो प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ नाभिक की, इस छोटे से बिंदु की बात, इस पूरे चैप्टर में इस छोटे से बिंदु की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ये छोटा सा बिंदु जो है, इतने बड़े मैदान में एक मक्खी, ये क्या है? क्रिकेट के मैदान की तुलना में ये जो मक्खी है, ये जो मक्खी है यही अपना नाभिक है। ठीक है? एक छोटा सा मच्छर, नाना पाटेकर वाला डायलॉग सुना होगा, एक छोटा सा मच्छर कमाल कर सकता है, तो ये मक्खी जो है ये नाभिक है या मानो। और एक नाभिक भी बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। छोटी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये छोटा सा नाभिक परमाणु बम बन सकता है भाई। ये छोटा सा नाभिक आपके लिए ऊर्जा की जो समस्या है, आजीवन आपकी ऊर्जा की समस्या का समाधान कर सकता है ये नाभिक। आप सोचिए, ये छोटी सी चीज है। इस छोटी सी चीज के कारण जो परमाणु बम बना, और हिरोशिमा और नागासाकी पे आपने सुना होगा जो बम गिरा,
उस बम के प्रभाव इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक थे और इतने खतरनाक है, आज भी है, कि आज भी वहाँ लोगों में पैदाइशी विकृत लोग पैदा होते हैं। तो आप सोचिए, ये छोटा सा नाभिक, इस छोटे से नाभिक के बारे में अपने को पढ़ना है। अभी तक अपन ने पढ़ा परमाणु परमाणु परमाणु, अब पढ़ना है इस नाभिक के बारे में। तो नाभिक के बारे में, नाभिक के अंदर बेसिकली दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्लियर। अब इन दोनों की बात करते हैं कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं कितना होता है। तो क्लियर से मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं तो मैंने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.674 इंटू 10 की घात -27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.676 इंटू 10 की घात -27 kg। ये थोड़ा सा घुसा दिया मैंने। और निश्चित रूप से न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा अधिक होता है भाई। निश्चित रूप से प्रोटॉन का जो मास है वो कम होता है और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा अधिक होता है। इस चीज़ को अपन ये थोड़ा सा बस, यहाँ 4 होता है और यहाँ 6 होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नाभिक जो है उसमें एक प्रोटॉन होते हैं कुछ कण और कुछ न्यूट्रॉन के कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। अगर निर्माण भी हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से नाभिक के बाहर आएगा। नाभिक के अंदर ये दोनों चीज़ें रह सकती है, ये ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो प्यारे बच्चों, अब सुनिए इन दोनों, इसका आवेश कितना होता है। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है भाई, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता ही नहीं है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो ये तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, प्लस माइनस होता है। इसीलिए परमाणु जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु ओवरऑल क्या होता है, परमाणु, इन दोनों के कारण परमाणु ओवरऑल क्या होता है, उदासीन होता है, क्लियर। और न्यूट्रॉन तो अपने आप में खुद ही उदासीन ही होता है। तो आज अपन इस चैप्टर की शुरुआत अपन कर चुके हैं, आगे और बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे शुरुआती दौर में। अब इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं नए पेज से। देखिए, तो ये मैंने बता दिया। अब आप देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं नाभिक के बारे में, मैं परमाणु के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं नाभिक पे फोकस करना चाहूँगा। ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, यहाँ देखिए A to Z, क्या लिखना है, A to Z, A to Z, फिर X में ये जो Z है इसकी जगह मैं लिख दूँ P, क्लियर। और A मतलब ऑल, A मतलब क्या है, ऑल। देखो मैं बताऊँ, ठीक है, A to Z, A मतलब क्या है, ऑल, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो नाभिक में है, और इसको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, कुछ भी बोल सकते हो। और Z क्या है, परमाणु क्रमांक, P है नंबर ऑफ प्रोटॉन, N है न्यूट्रॉन और P है प्रोटॉन। मतलब A जो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। तो मैं कह दूं यहाँ पे इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, सर देखो सब अपने काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको पूछे प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बेझिझक कह सकते हो Z। आपको पूछ ले कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, तो आप कह दो सीधा A, कुल संख्या A। आपको पूछ ले सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप कह दोगे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो
तो ये आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्लियर सी बात है कि आपके पास प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या आ गई भाई। ये अपने आगे काम आएगा, ये अपने काम आएगा, इसीलिए मैंने आपको इसी फॉर्मेट से बताया है। कुछ बुक वाले फॉर्मेट को इस तरह से लिखते हैं, ए टू जेड, जेड यहाँ लिख के ए यहाँ लिखते हैं, कुछ ए इधर लिख के जेड इधर लिखते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, मेन अपना काम हो गया क्लियर। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई क्लियर, ए हो गया, और ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ए है, इसको अपन मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये है। इसको इंग्लिश में बोलूँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ, वही इंग्लिश में हिंदी में वही बात होगी, छोड़ो। चलो, अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं जो इसी पे निर्भर है, तो कुछ परिभाषाएं क्लियर, कुछ परिभाषाएं हैं इसी से रिलेटेड, तो देखते जाइए। जो काम की चीज़ें वो सारी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, पहला है समस्थानिक, सीधा सीधा है, परिभाषा आपको बनानी है, मैं तो बता रहा हूँ। समस्थानिक, स्थान समान हो, और स्थान क्या होता है, परमाणु क्रमांक की परमाणु स्थान होता है, तो इसका मतलब है जेड समान हो, जेड समान हो और ए असमान हो। क्लियर सी बात, इतनी सी बात है। या ए भिन्न हो, इतना लिख दो, ए भिन्न हो, असमान हो या भिन्न हो, क्लियर बात। समस्थानिक, वे परमाणु या वे तत्व जिनके जेड समान हो लेकिन ए भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में मान के चलो, आपको पता है, मैं एक बार लिख देता हूँ इधर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 5 6 7 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करूं, 8 16 8 15 ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो 8 है ऑक्सीजन के, तो 16 भी है, 16 भी है, अब इसको 18 कर दो भले, 16 भी है, 18 भी है, और एक इसको और कर दो 17। तो ये उदाहरण दिया हुआ है 16 17 18 ऑक्सीजन। समस्थानिक, जेड समान हो ए भिन्न हो, समस्थानिक हो गया। क्लियर सी बात है। दूसरा समभारिक, समभारिक आपको पता है परमाणु द्रव्यमान या भार बोलते हैं इसको, तो जिसका भार समान हो मतलब ए समान हो, परमाणु भार समान हो मतलब ए समान हो, तो क्लियर से लिखेंगे ए समान हो जेड भिन्न हो, जेड क्या हो, भिन्न हो। अब इसको आप पूरा लिखना, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो। समभारिक में जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो मतलब तत्व ही अलग है, सी और एन, तो आप कह दो 14 14, ये 7 और ये 6। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के उदाहरण ले लिए, कार्बन और नाइट्रोजन के उदाहरण ले लिए भाई। क्लियर, कार्बन और नाइट्रोजन 14 14 हो गए, समभारिक हो गया। क्लियर। तीसरा, तीसरा देखो, दोनों परिभाषाएं सिंपल सिंपल सी दोनों आपके तैयार हो गई। तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक। तीसरा क्या है भाई, सम न्यूट्रॉनिक। सम नाम से क्लियर है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है न्यूट्रॉन समान हो, अर्थात न्यूट्रॉन समान हो, दो परमाणु जिनके क्या हो, न्यूट्रॉन समान हो, अर्थात ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन समान हो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ए माइनस जेड, अर्थात ए माइनस जेड समान हो। वापस इनका उदाहरण जो है कार्बन और नाइट्रोजन है, इनके परमाणु क्रमांक तो अब जिंदगी कोई ताकत इनको चेंज नहीं कर सकती, 6 7 है, लेकिन ये 14 है, और ये हो जाएगा 13। तो इसमें 13 माइनस 6 बराबर 7, और ये हो जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7।
मतलब दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 7 7 है। चौथा चौथा देखिए, चौथा है प्रतीप। क्या है भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इस पे थोड़ा चेक करिए, लिथियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये याद रखना है, ऐसे इतने तो याद ही होते हैं आपको। तो अगला है दर्पण नाभिक। अगला कौन सा है? दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक। दर्पण नाभिक में मतलब मिरर इमेज बननी चाहिए। इसका क्या मतलब है? कि वे नाभिक जिसका ए और जेड, ठीक है, परस्पर क्या हो? विपरीत हो। ठीक है, दर्पण नाभिक। दर्पण नाभिक क्या कहता है? दर्पण नाभिक क्या हो? जिनका 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 क्या हो? देखो, प्रतीप नाभिक मतलब दर्पण में कैसे देखते हैं? मतलब अपन सीधा सीधा कहते हैं प्रतीप, मतलब अपन कह सकते हैं जेड और ए माइनस जेड अदला बदली हो कुल मिला के। मतलब प्रोटॉनों की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉनों के बराबर हो और पहले में न्यूट्रॉनों की संख्या पहले के। क्लियर? तो देखो ध्यान से इधर, जेड दर्पण का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अदला बदली हो। कुल मिला के प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? अदला बदली हो, बस। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? परिवर्तित है। तो दर्पण नाभिक क्या है? जिनमें जिनका ए समान हो लेकिन जिनमें प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर विपरीत हो या परस्पर परिवर्तित हो, परस्पर परिवर्तित हो। इसका एग्जाम्पल देखें तो बेरिलियम, लिथियम और लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये 3 होता है, ये 4 होता है, लेकिन दोनों का अपन करते हैं 7 7। तो आप देखिए लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या 3 है और बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या 4 है। तो निश्चित रूप से बेरिलियम में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो आप लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या देख सकते हो 7 माइनस 3, और उधर लिथियम में जो प्रोटॉनों की संख्या 3 है आप बेरिलियम में 7 माइनस 4 बराबर 3 देख सकते हो। दर्पण नाभिक वह नाभिक होते हैं, वापस देखिए प्यारे बच्चों, दर्पण नाभिक वह नाभिक होते हैं जिनमें ए तो समान होता है, ऊपर वाला तो समान होगा, लेकिन मतलब वो क्या होते हैं? समभारिक होते हैं। समभारिक भी होते हैं, समभारिक भी होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ सुनिएगा, समभारिक का उदाहरण भी है। लेकिन इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये हो गया चौथा दर्पण नाभिक। पांचवा आइसोमर या अवयवी नाभिक। सम अवयवी या आइसोमर। सम अवयवी, सम अवयवी, अगला देखो, सम अवयवी वे नाभिक, पूरा लिख देता हूं, जिनके ए व जेड दोनों समान हो लेकिन नाभिक के गुण या रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न हो, रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न हो। इसमें उत्तेजित नाभिक को स्टार से प्रदर्शित करते हैं।
क्लियर, एक्स ए जेड है, इसका सीधा सीधा लिखते हो तो उत्तेजित क्या हो जाएगा, ए जेड, और ये क्या हो जाएगा, स्टार। क्लियर, दोनों को सेम ही लिखेंगे, ए जेड दोनों के सेम होंगे, लेकिन ऊपर क्या बनेंगे, स्टार। क्लियर, तो ये 5 तरह की परिभाषाएं होगी, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूटॉनिक, दर्पण नाभिक, सम स्थानिक स्थान समान हो जेड समान हो, सम स्थानिक जेड समान हो, समभारिक ए समान हो, सम न्यूटॉनिक ए माइनस जेड समान हो। 3 क्लियर हो गए। चौथा दर्पण नाभिक, जिनका ए समान हो लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अदला बदली हो। चौथा हो गया समअवयवी, सेम ही होते हैं लेकिन क्या होते हैं, स्टार बना हुआ होता है, मतलब रेडियो एक्टिव गुण अलग अलग होते हैं। 5 हो गए भाई, क्लियर, 5 के 5 आप करो याद जल्दी से। फिर अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जल्दी से देख लिया होगा। अगला टॉपिक है अपना नाभिक। ठीक है, तो अब अपने को पढ़ना है नाभिक का आमाप, आयतन और घनत्व। क्या पढ़ना है, नाभिक का क्या क्या पढ़ना है। मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ, समझाना आसान होगा। ठीक है, नाभिक पहला आमाप, दूसरा नाभिक का आयतन, तीसरा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, घनत्व, तीसरा घनत्व। तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल, जो रदरफोर्ड का प्रयोग था अल्फा पार्टिकल प्रयोग, उससे आपने देखा होगा कि निकटतम पहुंच की दूरी से इसका साइज जो है अम्मा पता किया गया। मैं बता रहा हूँ अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मैं बार बार बता चुका हूँ। इससे जो निकटतम पहुंच की दूरी आई थी डी मान लो, तो ये आई थी 4 × 10⁻⁻14 मीटर कोटि की, सोने की पन्नी के लिए। किसके लिए आई थी ये, सोने की पन्नी के लिए। क्लियर, इसके बाद बहुत सारे प्रयोग हुए और उससे इसका आमाप ज्ञात किया गया। तो सीधा सीधा बता रहे हैं, सुनेगा कि इसका जो आमाप था वो लगभग 10⁻⁻14, नाभिक का आकार जो है, आमाप जो है -14 मीटर कोटि का पाया गया। क्लियर, निश्चित रूप से आयतन की बात करें तो यहाँ से अपन देखें कि नाभिक का जो आयतन है, सुनेगा, आयतन जो है समानुपाती था परमाणु भार के। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि V समानुपाती A है। क्लियर, V समानुपाती A है। तो मैं इसको थोड़ा होल्ड रख के, सुनेगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा के मैं इसमें डेरिवेशन में यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर मैं आयतन का अलग से ज्ञात कर लूँगा। तो मैंने पता किया कि प्रयोगों द्वारा पता चला कि आयतन समानुपाती क्या है, परमाणु भार है। मतलब किसी भी चीज़ का आयतन जितना ज़्यादा होगा, उस जितने ज़्यादा आयतन होगा उतने ज़्यादा कण होंगे, या जितने ज़्यादा कण होंगे उतना ज़्यादा आयतन होगा। सीधी सी बात है। ए क्या है, ए जो पार्टिकल है जिनको अपन पिछले टॉपिक में देखे हैं, नाभिक के अंदर के जितने भी कण होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन। सुनना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, परिभाषा ठीक है। तो मैं यहाँ छोटा सा आपको हेडिंग, नाभिक के अंदर के कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक के अंदर के कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब आ जाओ, न्यूक्लियॉन के बारे में पता चल गया। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन होंगे उतना ज़्यादा होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 πr3। अगर r उसकी त्रिज्या है नाभिक की तो समानुपाती है
निश्चित रूप से 4/3 पाई तो नियतांक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ r³ समानुपाती पुनः a। पुनः अगर देखें तो मैं कह सकता हूँ कि r समानुपाती a की पावर 1/3, और आपको पता है अब क्या आएगा, एक नियतांक r बराबर एक नियतांक आया r0 a की पावर 1/3। तो इस तरह से r का सूत्र क्या आया, आप देखिए r बराबर r0 a की पावर 1/3। क्लियर? जिसमें a क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ, a है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या कुछ भी बोल दो, द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हो, परमाणु कुछ भी बोल सकते हो, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान की संख्या, कितने द्रव्यमान है उसके अंदर, उसकी संख्या भी बता सकते हो। यहाँ r0 नियतांक है, जिसका मान 1.2 फर्मी होता है, 1.2 फर्मी होता है, 1.2 फर्मी होता है, अर्थात 1.2 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो 1.2 फर्मी होता है किसका, r0 का मान। तो इस तरह से जो r है वो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के समानुपाती होता है, ये पता चला। तो ये डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, मैं इसीलिए बोला हूँ इम्पोर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप आए तो आप ऐसे शुरू करो, आयतन चूंकि प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि द्रव्यमान संख्या जितनी अधिक होगी परमाणु का आयतन उतना ही, नाभिक का आयतन उतना ही अधिक होगा, अर्थात v समानुपाती a। चूंकि हम जानते हैं आयतन क्या होता है गोले का, नाभिक कैसा होता है, नाभिक कैसा होता है भाई ना, कैसा होता है नाभिक, गोलाकार। गोलाकार होगा तो गोले का क्या लेंगे, आयतन 4/3 पाई r³ समानुपाती a। नियतांक है, समानुपाती है तो नियतांक हट जाएगा भाई, देखो ये खुद नियतांक हटा दो तो ये समानुपाती अब भी समानुपाती है, आप समझ रहे हो। इसका मतलब है अगर यहाँ पे नियतांक x आता तो अब y आ जाएगा, नियतांक तो नियतांक है, तो ये नियतांक को भी अपन ने हटा दिया। क्लियर? यहाँ से कंक्लूजन पता चला, ये रखा कंक्लूजन पता, फिर से समानुपाती है तो फिर से समानुपाती रखा, घात उधर भेजी, फिर r0 आ गया। अब आयतन की बात करें तो पुनः आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³, r बराबर r0 a की पावर 1/3 रखने पर तो v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r0 का क्यूब a की पावर 1/3 की पावर 3। इन दोनों का क्यूब किया तो इसका क्यूब किया, फिर इसका क्यूब, देखो ध्यान से, r0 a की पावर 1/3 की पावर 3, पूरा देख लो भाई, 4/3 पाई r0 का क्यूब, और ये क्यूब कट गया तो ये a, ये आ गया भाई आयतन। तो यार बच्चों यहाँ पे आपको त्रिज्या का सूत्र मिला, यहाँ पे आपको आयतन का सूत्र मिला। मेरे हिसाब से ये 2 डेरिवेशन आपके कवर हो गए, थोड़ा बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आपके 2 डेरिवेशन कवर हो गए। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके घनत्व पे। तो घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना होगा, एक कण का द्रव्यमान इनटू टोटल कण, मास क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लियर बता दूं आपको एक बार पुनः। तो ये मास क्या, नाभिक का मास, नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन, आयतन, ठीक है। तो मास जो है नाभिक का वो क्या होगा, एक कण का द्रव्यमान इनटू कुल कण, कुल द्रव्यमान संख्या कह सकते हो, इनटू कुल कण, इनटू द्रव्यमान संख्या कह दो, कुल कण वही होते हैं द्रव्यमान संख्या।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर, एक कण का द्रव्यमान m है और कुल कण कितने होंगे, a, अतः मान, और ठीक है, m बराबर a, ठीक है। v का मान अभी अभी अपन ने निकाला, क्लियर। तो ये समीकरण 1 बोल दो, भले इसको समीकरण 2 बोल दो, ठीक है। समीकरण 1 में चूंकि लिख दो ये, ठीक है, 2, चूंकि हम जानते हैं, अब उधर है किया है तो अपन इधर लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, ये मान इसमें रख दिए, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू ए, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए से ए गया, तो डी बराबर आ गया m/4 पाई आर नॉट क्यूब, 3 आ गया ऊपर। इस तरह से घनत्व का ये सूत्र आ गया। इसमें सब ये नियतांक है, सभी नियतांकों के मान रखने पर, सभी नियतांकों के मान रखने पर, सभी नियतांकों के भाई मान रखे आपने, तो घनत्व कितना आ गया, घनत्व आ गया 2.3 इंटू 10⁻27, ऐसा कुछ आता है। तो लगभग कितना आया मान, 2.3 इंटू 10⁻17, ठीक है। तो इतना घनत्व आता है भाई, 2.3 इंटू 10⁻17 आ गया घनत्व, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में MKS में, 2.3 इंटू 10⁻17। इसका मतलब अगर आपको कहे कि किसी नाभिक में A इतने हैं, Z इतने हैं, तो उसका घनत्व इतना है, तो किसी दूसरे नाभिक में A इतने हैं, Z इतने हैं, तो घनत्व कितना होगा भाई, घनत्व तो इतना ही होगा। 10 की घात लगाई नहीं क्या, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट नाभिक के 3 ये सवाल आते हैं, आमाप का आ जाता है, कभी आयतन का आ जाता है, घनत्व का हो जाता है, सारे हैं एक दूसरे से रिलेटेड, आएगा कोई एक आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हो, इसका उसमें डाल देना। जैसे NCERT में आमाप की बात करें तो ये डेरिवेशन है, आयतन की बात करें तो अभी किताब में आपकी ये डेरिवेशन है, दोनों को मिक्स करें तो घनत्व का डेरिवेशन भी आ जाता है। इसको अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यहाँ तक मेरे हिसाब से हो जाए तो आप एक बार क्लियर करिएगा। जल्दी से देखिए, इसको जल्दी से करिए। तो अब बढ़ते हैं आगे, अगला एक टॉपिक लेते हैं,
अगला टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको एएमयू, लेकिन अब इसे एएमयू नहीं कह के एडवांस वर्जन में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एकीकृत वर्ड लग जाता है, इसको कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब जो इसको बोला जाता है, पहले एएमयू बोला जाता था, अब इसको सिर्फ यू बोला जाता है, यू। क्लियर? पहले एएमयू कहा जाता था, अब इसको एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मतलब अब इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये यू हुआ क्या, कार्बन 12 का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, कण कितने हैं इसमें, 12, तो बट्टा कितना हो गया 12। तो इसका मान कितना आया, एक यू का या 1.66054 इंटू 10 की घात माइनस का 27 kg। बहुत बड़े मात्रक, बहुत कम मात्रक होते थे परमाणु और नाभिक के द्रव्यमान जो है बहुत कम घात के होते थे, बहुत कम द्रव्यमान होते थे, इसलिए फिर इनका एटॉमिक मास यूनिट का मात्रक इतना बनाया। तो 1.66054 इंटू 10 की घात माइनस 27। यहाँ तक प्यारे बच्चों आप देखिए भाई, क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अगला टॉपिक है अपना द्रव्यमान स्थिति। अगला टॉपिक है द्रव्यमान, आज की क्लास से रिलेटेड है, इसको यही करते हैं, द्रव्यमान स्थिति। द्रव्यमान स्थिति क्या है प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक परमाणु बनाना है भाई, मुझे एक नाभिक बनाना है। मान के चलो ऑक्सीजन का नाभिक बनाना है 8O16। कितना बनाना है, 8O और 16। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए बनाने के लिए, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। क्लियर? तो मैं क्या किया, सुनिएगा, मैं 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन चाहिए, मतलब 8-8 का रेशियो चाहिए। तो मैं बाजार गया भाई, मैं बाजार से लाया 8 प्रोटॉन, उसका वजन तोला। क्लियर? तो आपको पता है कि एक्चुअल में ये जो होता है A to Z से तुलना करते हैं। क्लियर? तो आपको पता है कि जेडी क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जेडी प्रोटॉन होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? तो देखिए मैं 8 प्रोटॉन लाया बाजार से और 8 न्यूट्रॉन ले आया। अब मैंने क्या किया, इससे मिक्स करके एक नाभिक बनाने की कोशिश की। तो जैसे ही मैं इनको बाहर, अभी तो क्या है, कूलॉम बल लग रहा है, सब अलग अलग है भाग, मैं सबको पास में मान के चलो जोड़ तोड़ के पास में लाने की कोशिश करी, बाजार से खरीद के लाया, बनाने की कोशिश की, तो सब ने विरोध किया। ठीक है, फिर भी मैं उन सबको एक एरिया के अंदर ले आया और मैंने सबको ऑक्सीजन बना लिया। अब मैंने ऑक्सीजन को तोला, तो उन दोनों का जितना वजन था उससे इस ऑक्सीजन का वजन क्या है, कम है। मतलब नाभिक बनने के बाद इस ऑक्सीजन का वजन कम हुआ। तो जो ये वजन कम हुआ, सुनिएगा, जो अलग अलग थे उनका वजन ज़्यादा था, जब इकट्ठे हुए वजन कम हो गया। तो वजन में ये जो अंतर आया, मतलब द्रव्यमान में ये जो अंतर आया, इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान की स्थिति, मतलब द्रव्यमान का नुकसान हो गया भाई। तो वही चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर A to Z है तो सीधी सी बात है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हुआ, मैं इधर लिखता हूँ इसी के हिसाब से। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, Z टाइम्स M इंटू N। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा,
न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया संख्या होती है a माइनस जेड, और ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मास गलत लिख दिया ना मैंने ऊपर नीचे, इसमें करता हूँ, चलो मास ऑफ प्रोटॉन। भाई प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हुआ, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू टोटल प्रोटॉन कितने हैं जेड, तो इसको मैं जेड एम पी लिख सकता हूँ। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है, तो एक न्यूट्रॉन का एम एन और टोटल ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, क्लियर। और नाभिक का द्रव्यमान कितना हुआ, वो दोनों बन गए, बड़ा बन गया, अब ये m। तो द्रव्यमान सती जो है, अतः द्रव्यमान जो सती है, द्रव्यमान सती ध्यान से देखिएगा, डेल्टा m जो है वो कितनी है, वो है भाई इन दोनों का द्रव्यमान, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, इन दोनों का द्रव्यमान का योग, उसमें से इसको माइनस कर दो, यही तो द्रव्यमान सती हुई। पहले बाजार से खरीद के ये लाया तो मैंने इनके दोनों के द्रव्यमान को जोड़ा, और जो नाभिक का अभी द्रव्यमान है उतना तो है ही, उसको घटा दिया, तो इन दोनों के, इस दोनों के योग और इसके अंतर के बराबर जो होगा वही तो अपने क्या होगी, द्रव्यमान क्षति होगी। तो डेल्टा एम जो है वो यही होगा। तो डेल्टा एम कितना होगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का एम, ये अपने हो गई द्रव्यमान सती। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक द्रव्यमान सती अपन ने कर ली। अब इस द्रव्यमान सती के आगे अपन पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा, मतलब ये जो ऊर्जा गई है वो उन सभी को बांध के, अपन थोड़ी बजा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे कर करके ऑक्सीजन बनाते, ऑक्सीजन मतलब कहते हैं ना पर्यावरण में अपने आप ही बन जाती है, स्वतः ही बन जाती है। तो ये स्वतः क्रिया है, तो ये जब ये अपने आप बन जाती है तो ऊर्जा भी अपने आप ही लग जाती है। तो ये जो द्रव्यमान की हानि हुई है, ये द्रव्यमान की हानि जो है ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार कन्वर्ट हो जाती है। तो द्रव्यमान में जो कमी आई है वो किस में बदल गई, ऊर्जा में, उनको बांधने में, उनको जोड़ने में, क्लियर। अगली क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।